हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड के 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। 2023 के एग्जाम के का ही वीडियो इसके पहले बनाए हुए हैं, ठीक है। उसमें 20 क्वेश्चन लिए हैं और 20 क्वेश्चन जो कि ईजी क्वेश्चन है। देखना, आप बचे 35 क्वेश्चन ही आप लोगों को करना है, ठीक है। 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इस बार भी, यानी 2025 में भी आप लोगों को 70 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको 35 मार्क्स से बनाना रहता है। अब बच्चों, तो याद रखना है, इस 70 मार्क्स में आपको 40 से 45 मार्क्स का एकदम ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। वही सब क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि जो क्वेश्चन ईजी है, तो आप कम से कम ये रिपीटेड और ईजी क्वेश्चन को अच्छे से रट जाओगे तो काम बन जाएगा 2025 में। अब देखो, 2025 वालों के लिए बताया है, 2023 और 2024 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2023 का क्वेश्चन तक तो हम डाल दिए और 2024 का भी हम क्वेश्चन डाल लेंगे, क्योंकि वो हाल फिलहाल के, वो मतलब एकदम लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज 2023 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है 20, वो हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके ईजी के पोर्शन में आता है। और रिमेनिंग जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंत तक टोटल कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तो मार्च है ये, ठीक है। आज 22 मार्च है, 22 मार्च 2024 है आज। तो एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम है। दिसंबर तक टोटल का एमसीक्यूज़, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टोटल डाल देंगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मैथ का भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन डालेंगे, जो जिससे कि आप कम से कम मैथ में अच्छा मार्क्स से ज़्यादा, मतलब 50 नंबर से ज़्यादा प्ले ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इसके पहले वाले ईयर में 2022 में 21 में पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लॉजिक गेट जो है वो बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। तो दो तरह का लॉजिक गेट है, आपको क्लास 12 में पढ़ना। एक तो बेसिक लॉजिक गेट, तो याद रखना बच्चों, तीन बेसिक लॉजिक गेट होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट होता है। और दो हमारा जो होता है वो यूनिवर्सल, सार्वजनिक तर्क द्वारा यूनिवर्सल गेट होता है। एक तो आपका नैंड गेट होता है और एक नॉर गेट। ये दोनों जो गेट होता है वो क्या बोलते हैं हम लोग उसे, यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। हिंदी वाले भी ये नाम याद रख करके रखना, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को हिंदी में भी यूनिवर्सल लिखा मिल जाएगा। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का। तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। दो यूनिवर्सल होता है और तीन आपका बेसिक गेट होता है क्लास 12 के लेवल पे, ठीक है। तो याद रखना है इस बात को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज नोन एज। देखो इजी क्वेश्चन है, याद रखना है, कुलम्स का नियम उसे बोलते हैं, कुलम्स लॉ बोलते हैं। इसमें आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कुलम्स लॉ में। एक बात और याद रखना है, पहले तो आपको कुलम फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, इसके रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो कुलम का फॉर्मूला होता है F = 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना, देखो बच्चों, जिसका थ्योरी कंप्लीट भी नहीं हुआ हो कुछ, वो भी ये सब ऑब्जेक्टिव देखो। और थ्योरी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है उससे कुछ मतलब नहीं है। अब देखो टोटल जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसके बाद जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे, उसमें टोटल थ्योरी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन के द्वारा पूरा थ्योरी समझाने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई थ्योरी पढ़ेगा फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, देखो टॉपर लोग जो होते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं और उसी में वो टॉप कर जाते हैं। इसलिए याद रखना, टोटल कॉपी नहीं भरना है, एकदम समझ के चलना है। तो जब जैसे हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखना टोटल थ्योरी भी हम समझाते चलेंगे आपको, एकदम 100%। यही सब वीडियो से आपको क्वेश्चन फंसने को देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। देखो ये है हमारा कुलम्स लॉ, ठीक है, ये कुलम्स लॉ है। कुलम्स लॉ में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो हमारा फोर्स है, ये फोर्स जो होता है वो रेडियस के, सॉरी, डिस्टेंस के दो चार्जों के Q1 Q2, जो चार्ज का जो डिस्टेंस होता है वो R होता है। तो याद रखना इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो कुलम्स लॉ में जो आवेश का जो ये फोर्स होता है, तो याद रखना ये डिस्टेंस के, ये दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता दिए, फॉर्मूला भी याद रखना है। और ये कुलम्स का नियम, दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल को नियंत्रण का नियम को ये कहा जाता है, ये बात याद रखना है। थर्ड करते हैं, किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी वाले भी इंग्लिश नाम याद रखना की कोशिश करना है, क्योंकि क्लास 12 के बाद कोई हिंदी में बीएससी, ठीक है, फिजिक्स से कोई बीएससी करेगा तो हिंदी में नहीं हुआ फिजिक्स, उसको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। मेडिकल भी इंग्लिश में करना पड़ेगा, और आपका बीटेक वगैरह सब कुछ इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो हिंदी वाले कम से कम
ये जो ड्रिप वेलोसिटी को, ये सब वर्ड को आपको याद रखना है, जैसे संवहन वेग हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ये सब आपको इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। देखो हमें हमसे क्या पूछ रहा है कि ड्रिप वेलोसिटी वी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वी डी जो होता है ड्रिप वेलोसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो हमारा जो ड्रिप वेलोसिटी संवहन वेग वो भी ज़्यादा होगा। देखो अभी के लिए तो इतना याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा। बाद बाकी जो बाद में ड्रिप वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे क्या होता है, क्योंकि ये जो ड्रिप वेलोसिटी है यहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सब फिर से एक बार आने वाला है, तो लेकिन अभी आपको ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है तो ये बन जाता है आपका इम्पोर्टेंट। विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। व्हाट इज मेनली मेजर बाय पोटेंशियोमीटर। देखो इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर से हम लोग विभवांतर नापते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है किससे, पोटेंशियोमीटर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहाँ होता है वहाँ पर जो आपका परावर्तन गुणांक होता है, द रिफ्लेक्शन जो आपका कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोफिशिएंट जो होता है आपका रिफ्लेक्शन का वो क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट याद रखना है, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपको पूछेगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, या तो उसका प्रिंसिपल पूछेगा, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है ये आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो याद रखना ये सब क्वेश्चन को। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन एनी एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज। तो याद रखना बच्चों, शून्य होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये इन सब क्वेश्चन को बताने के लिए आधा घंटा का जरूरत पड़ेगा, 20 मिनट का जरूरत पड़ेगा, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब का जब लॉन्ग ऐसा टाइप में बात करेंगे 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तब ये सब क्वेश्चन फिर से आने वाला है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है तो कम से कम आपको इस क्वेश्चन को ही अच्छे से रट लेना है कि ये बात क्या कह रहा है। तो क्या होता है बच्चों, याद रखना ये जो जब किसके कंडीशन में होता है, ये आपका रेजोनेंस के कंडीशन में। रेजोनेंस के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पे शून्य हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस बार पूछ दिया है कि एक्स किरण क्या होता है। 2022 में क्या पूछा था या 2021 में क्या पूछा था, साउंड वेव यहाँ पे लिख देता था। ठीक है, साउंड वेव एक ऑप्शन में आपको लिख देता था, ध्वनि ध्वनि तरंग, और पूछता था निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, जो मेरा पीछे का वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन 2023 में देखो क्या पूछ दिया, एक्सरे कैसा होता है। तो याद रखना एक्सरे बताए थे, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है एक्सरे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। देखो जितना प्रीवियस ईयर बताया है उसके रिलेटेड ही ये सब क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कोई नया क्वेश्चन ये नहीं है। ये पिछले वाले प्रीवियस ईयर्स के ही रिलेटेड ये सब क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे एक्स किरण कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। साउंड वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, याद रखना इस बात को। एक उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। इन सेटअप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। तो ये सब क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप का है, और जब डेरिवेशन वगैरह करेंगे ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन देता है बिहार बोर्ड वाला। ठीक है, तो याद रखना कम होता है, क्या होता है, कम होता है। तो ये सब फिर से आने वाला है, लेकिन आपको याद रखना है ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड डायरेक्ट भी ये सब हार्ड क्वेश्चन थोड़ा पूछ देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है द यूनिट ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर ट्रांजिस्टर। याद रखना कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। ये बात करता है, ये आपको एक प्रतीक दे दिया था, सिंबल दिया था, पूछा था ये किसका सिंबल है, तो बच्चों याद रखना ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, डायोड का सिंबल आपको एन टाइप, एंड गेट का सिंबल, नॉट गेट का सिंबल, ये सब सिंबल इंपॉर्टेंट है। ये हम खुद बताएंगे फिर से अच्छे तरह से। लेकिन आपको देखो ये प्रतीक पूछा हुआ है यहाँ पे, तो याद रखना ये डायोड का जो है आपका प्रतीक है। इसके पहले वाले एग्जाम में वही आपको बताया, एंड गेट का सिंबल पूछा था, किसी में नॉट गेट का सिंबल पूछा था, या सिंबल यहाँ बना दिया था ऐसे करके, और पूछा था ये किसका सिंबल है, तो नीचे आपको ऑप्शन दे दिया था। तो लेकिन अब यहाँ पे देखो एक डायोड का भी सिंबल आपको याद रखना है। तो ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है।
जब पोलराइज्ड लाइट को हम लोग प्रोड्यूस करना है तो हम लोग क्या चीज़ से प्रोड्यूस होता है, याद रखना निकोल प्रिज्म से। ईजी क्वेश्चन है ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 2023 के एग्जाम में बहुत बेसिक, 2024 में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछा है फिजिक्स में। याद रखना निकोल प्रिज्म से हम लोग कैसा लाइट, ध्रुवित प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। रेडियो सक्रियता की एसआई मात्रक होता है, बताए थे बच्चों, याद रखना रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है, क्यूरी होता है। क्या होता है, क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है। देखो फ्रिंज के बारे में यहाँ बात कर रहा है, देख ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज। देखो ये क्वेश्चन समझा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखो फॉर्मूला लिख करके हम बेसिक बात बता देते हैं कि बढ़ेगा घटेगा, तो एक बार बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन को। देखो ये आपका फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा। अब इसमें देखो ये जो बीटा है, बीटा क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई होती है, ठीक है। बीटा क्या होता है आपका, फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ये जो बड़ा वाला डी है, क्योंकि यहाँ पे दो डी है, एक छोटा डी भी है, एक बड़ा डी भी है। तो ये जो बड़ा वाला डी है ये स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी होती है। छोटा वाला डी क्या होता है, दो कालांतर संबंध स्रोत होता है। और ये जो लैम्डा है यहाँ पे ऊपर में जो लैम्डा है, ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट बोलते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, जब जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, तो याद रखना है स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, अब फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, बीटा। यानी हमसे बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बच्चों, यहाँ पे दोनों ऊपर ऊपर ही है ना, तो ऊपर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब प्रकाश और स्रोत और पर्दे के बीच की जब दूरी बढ़ेगी, यानी ये डी का वैल्यू बढ़ेगा, तो हमारा बीटा भी क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बीटा इक्वल्स टू लेमडा डी अपॉन डी। तो ये फॉर्मूला भी बता दिए हैं। और 5 नंबर वाले बार देखो जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है ना, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है टोटल। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, वो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके लिए चुटकी का खेल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ये सब क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब पूछ देगा, अब इस 2025 के एग्जाम में हो सकता है ये छोटी डी के और इसमें रिलेशन दे दे आपको, ठीक है। तो छोटी डी क्या है, दो कालांतर संबंध का स्रोत है। अब ये क्वेश्चन भी डाल सकता है, तो कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको वो घुमा फिरा के देता है, ठीक है। तो याद रखना अभी के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। डी बढ़ेगा तो डी अगर बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे बीटा का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। एलआर पथ की प्रतिबाधा होती है, देखो बहुत 5-6 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ये क्वेश्चन 2017 से ही रिपीट कर रहा है। तो कोई नया क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, ये पुराना वाला वीडियो जो देख रहे हैं उसे पता हो जाना चाहिए। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह से सब डिस्कस किए हुए हैं ये सब क्वेश्चन को, एलआर पथ की प्रतिबाधा को। प्रकाश वर्ष का मान होता है, देखो बच्चों इसके पहले वाले ईयर में 2022 में, क्योंकि ये 2023 का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा था कि प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो ये बताए थे प्रकाश वर्ष, जैसे पृथ्वी पे किसी भी दूसरे ग्रह की जो दूरी होती है वो हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो डिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। ये पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे हम। अब यहाँ पे हम पिछले वाले वीडियो में ये भी डिस्कस किए थे इसका वैल्यू क्या होता है, लेकिन हम 2023 का क्वेश्चन देखे नहीं थे, लेकिन फिर भी हम गेस जरूर किए थे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और देखो इसके बाद वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ही दिया है, ठीक है। तो बताए थे पिछले वाले वीडियो में 9.46 इंटू 10⁻+15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइट ईयर का वैल्यू क्या होता है, 1.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो कितना लंबा दूरी है ये, ठीक है। 15 10 टू द पावर कितना है, 15, यानी 10 के बाद 15 शून्य 2, तो इतना बड़ा लाइट ईयर होता है। अर्थ है, अर्थ कोई भी एस्ट्रोनॉट को मेजर करना है, या किसी भी अर्थ को मतलब पृथ्वी के बाहर कोई सा भी ग्रह को मेजर करते हैं, तो हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो लाइट ईयर डिस्टेंस का ऐसा मात्रक होता है। पिछले वाला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, यानी इसके पहले का पहला का वीडियो जहाँ पे 2000 हम बोल भी दिए कि 22 का ये वीडियो, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इस वाला क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हुए हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस प्रूव दैट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको लिखने को भी देता है। तो यह याद रखना है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इन तीनों को क्या करती है, इसकी जानकारी देती है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव बना के आप लोगों को पूछा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन फिर से आने वाला है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हो सके तो 2025 में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड के बारे में पूछ सकता है आपको कि ये क्या होती है। आवेश का परिनी परिमाणीकरण दर्शाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स। ठीक है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इंडिकेट करता है, याद रखना है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ए चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज कैन नेवर बी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को कभी भी हम क्या होता है, डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 के जब बारे में बात करते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। देखो ये इसी साल में एक क्वेश्चन पूछा था 2023 में ही, कल वाले वीडियो में, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका है एसआई वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताए थे जो हमारा विद्युत तीव्रता होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये वही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत तीव्रता बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालते हैं हम लोग। देखो पूछा क्या है, प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके पहले भी हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इसका एसआई यूनिट बच्चों हम डिस्कस किए हुए हैं। एसआई यूनिट होता है क्या इसका, न्यूटन पर कूलम। तो आपको एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एसआई मात्रक याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। न्यूटन, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन और चार्ज का कूलम। बट जब भी यहाँ पे हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, तो ये जो चार्ज है हमेशा हम क्या करते हैं, प्रति इकाई लेते हैं, यानी 1 कूलम के लिए हम लोग बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, 1 कूलम। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को कहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। 18 करते हैं, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है परमिटिविटी का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। वैन डी ग्राफ जनरित एक विद्युत क्षैतिज युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर सीबीएसई वालों को खत्म कर दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को नहीं खत्म किया है। तो बिहार बोर्ड वाले के लिए वैन डी ग्राफ जनरेटर पूछा जाता है एग्जाम में। देखो 2023 के एग्जाम में इसका एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया वैन डी ग्राफ का, बहुत सिंपल सा है। वैन डी ग्राफ जनरेटर का जो उपयोग होता है बच्चों, वो केवल उच्च वोल्टेज के लिए उपयोग करते हैं हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर का, फॉर हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी जो वैन डी ग्राफ जनरेटर देखेंगे कि ये एग्जाम में पूछ रहा है कि थियोरेटिकल में या नहीं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो याद रखना है, ये इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है, क्योंकि 2025 में आप एग्जाम दोगे। ठीक, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछ रहा है। तो 1 साल का गैप हो चुका है, 2 साल का गैप यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है वैन डी ग्राफ जनरेटर उच्च वोल्टेज का क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, यूज इसी में ये उपयोग होता है। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टोटल आपको अंत तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो देखने को मिलेगा 100%। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 मार्क्स का बात कर रहे हैं हम, जो 70 मार्क्स में 60 प्लस आपको मेरे वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थियोरेटिकल भी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।